राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भानुगढ़ राज्य में राजा उदय सिंह राज्य करते थे। वो बहुत दयालु और निष्ठावान व्यक्ति थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल करते थे। उसी राज्य में एक किशनपुर नाम का एक गांव था, जहां पर एक शांति नाम की विधवा अपने निकम्मे बेटे बिरजू के साथ रहती थी। बिरजू की मां शांति बहुत गरीब थी। उसके पास अपनी खेती की कोई जमीन भी नहीं थी। उसका पति कुम्हार था और उसकी मृत्यु के बाद अब सारी जिम्मेवारी शांति पर आ गई थी। शांति भी खिलौने बनाती थी चाक पर और बाजार में बेचकर गुजारा करती थी किसी तरह से। शांति के पति के मरने के बाद किसी तरह यह सोचकर खुद को मजबूत कर लिया था कि उसका एक बेटा है जो बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। यह सोचकर बेचारी जवानी भर कष्ट उठाकर बेटे को पालती रही और ईश्वर की कृपा से बिरजू अब 20 साल का जवान हो चुका था। बिरजू की माँ इसी आस में दिन काट रही थी कि कभी तो उसका बेटा अपनी जिम्मेवारी समझेगा और उसे बुढ़ापे में थोड़ा सुख देगा। लेकिन बिरजू एक नंबर का आलसी और उसे काम धंधे से कोई लेना देना नहीं था। वह तो सारा दिन अपने घर में पड़ी टूटी चरपाई पर सोता रहता था और उसकी माँ कोई काम कहती तो कहता अभी कर दूंगा माँ, और फिर सो जाता। हार कर शांति खुद ही वो काम कर लेती थी और मन ही मन ईश्वर से पूछती थी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ऐसी संतान मिली है। आज वह उसे खाना नहीं देगी, लेकिन फिर माँ का दिल है ना, खुद से पहले ही खाना खिला देती उसको। बिरजू की उम्र 20 साल हो गई थी, लेकिन वो कभी कोई काम न करता था। शांति उसे बहुत समझाती, बेटा कुछ तो काम किया कर, मैं कब तक साथ रहूंगी, मेरे बाद क्या होगा तेरा, तुझसे कौन ब्याह करेगा। उस समय तो वह हाँ में सर हिला देता, लेकिन नतीजा वही निकलता, ढाक के 3 पात। उसमें इतना आलस्य था कि वह कुछ करना ही नहीं चाहता था। एक बार शांति ने एक सेठ के हाथ पैर जोड़कर बिरजू की नौकरी लगवा दी, लेकिन सेठ ने बिरजू के काम चोरी और आलस्य की वजह से उसको वहां से निकाल दिया। बिरजू की माँ परेशान होकर सोचती कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, इसको किसी तरह से खाना खिला रही हूँ, पर मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। लेकिन बिरजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह आराम से सारा दिन सोता या फिर छोटे बच्चों के साथ कंचा खेला करता था और वक्त पर खाना खा लेता। बस यही उसकी दिनचर्या थी और शांति का दुर्भाग्य भी था। लेकिन बिरजू को भगवान बजरंगबली में बहुत आस्था थी और वह हमेशा मन ही मन बजरंगबली का नाम लेता रहता था। अगर उसकी माँ उसे किसी काम के लिए कहती तो वह कहता, माँ तुम क्यों चिंता करती हो, बजरंगबली है ना, वो बहुत दयालु हैं, वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। और उसकी माँ शांति अपना सिर पीट लेती और कहती, आलसी लोगों की मदद भगवान भी नहीं करते। और यह कहकर वह वहां से भगवान से प्रार्थना करते हुए चली जाती कि हे भगवान इसे सद्बुद्धि दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शांति की पड़ोसन धनिया की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, जिस वजह से धनिया से शांति ने 1 लीटर दूध ले लिया और शांति ने उस दूध की खीर बनाई और बिरजू को खाने के लिए दी। बिरजू उस समय भगवान बजरंगबली की पूजा कर रहा था, सो कहने लगा, रख दो माँ, बाद में खा लूंगा। शांति वह खीर ऐसे ही खुले में रखकर चली गई और खीर में पड़ गई मक्खियां। जब बिरजू पूजा करके खीर खाने आया तो देखा उसमें मक्खियां गिरी हैं। उसे लगा अभी माँ देखेगी तो डांट लगाएगी, इसलिए मक्खियां निकाल कर खीर खा लेता हूँ। और लगा एक एक गिनकर खीर से मक्खियां निकालने। एक एक करके 30 मरी मक्खियां निकली। अब तो राजू खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, हा हा हा, मैंने एक साथ 30 को मारा, मैं हूँ 30 मार खां। तभी उसके घर के पास से पड़ोस के काका गुजर रहे थे। उन्होंने यह बात सुनी तो मजाक में पूरे गांव में फैला दी। अब उसे सब लोग गांव में मजाक में 30 मारखा के नाम से जानने लगे थे। उसी समय की बात है, भानुगढ़ राज्य में एक आदमखोर शेर आ गया था और धीरे धीरे पूरे राज्य में उस आदमखोर शेर का आतंक फैल गया और सबके साथ राजा उदय सिंह के लिए भी चिंता का विषय बन गया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा के सिपाही उस शेर को पकड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन राजा उदय सिंह अपने दरबार में उदास बैठे थे। तभी उनके पास उनके मंत्री आए और प्रणाम कर कर बोलने लगे, महाराज आप आज्ञा दें तो मैं इसका उपाय बताऊं। राजा ने कहा,
आज्ञा है महामंत्री, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। महाराज, आपके ही राज्य में एक गांव है किशनपुरा, वहां पर एक बिरजू नाम का लड़का है। सुना है उसने एक साथ 30 को मारा है, इसलिए उसका नाम भी 30 मार खां हो गया है। महाराज, अगर वह 30 लोगों को मार सकता है तो सोचो यह शेर क्या चीज है। आप कहें तो उसे दरबार में बुलाया जाए। राजा बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने हामी भर दी और राजा के कुछ सिपाही बिरजू को बुलाने उसके गांव पहुंच गए। और क्योंकि वह राजा के सिपाही थे, उस समय गांव में पहली बार आए थे, इसलिए उन सिपाहियों के पीछे पीछे पूरा गांव बिरजू के घर पहुंच गया और सब कौतूहल में थे। उस समय बिरजू की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी और साथ ही रोज की तरह बिरजू को काम न करने की वजह से डांट रही थी। जैसे ही बिरजू की माँ ने राजा के सिपाहियों को देखा, वह डर गई और माफी मांगने लगी और कहने लगी, बिरजू ने कुछ नहीं किया, वह तो बहुत भोला है। उसे लग रहा था कि बिरजू कुछ करके आया है। तो सारे सिपाही हंसने लगे और बोले, आप डरे नहीं, बल्कि यह तो सम्मान की बात है माँ जी, आपके बेटे को महाराज ने दरबार में बुलाया है और साथ में बग्गी भी भेजी है। यह सुनकर बिरजू की माँ चौंक जाती है और बिरजू का मुंह देखने लगती है कि आखिर उसका निखट्टू बेटा ऐसा कौन सा काम कर गया जो राजा ने इतने सम्मान के साथ स्वयं उसको राजमहल में बुलाया है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन यह सब सुनकर गांव वाले बड़े खुश हुए कि बिरजू के बहाने ही सही राजा को किशनपुरा गांव की याद तो आई, और कम से कम बिरजू के बहाने ही राजा ने हमारे गांव को मान तो दिया। और सब लोग बिरजू के जाने की तैयारी करने लगे। बिरजू जा तो रहा था, पर उसको भी यह नहीं पता था कि राजा ने उसको क्यों बुलाया है। राजा के बुलाने से बिरजू भी बहुत खुश था और उसने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और शान के साथ राजा के सिपाहियों के साथ महल के लिए निकल गया। जब वह राजमहल पहुंचा तब उसने देखा कि इतना बड़ा राजमहल होता है, क्योंकि उसने आज से पहले राजमहल नहीं देखा था। वह गांव से बाहर कभी गया ही नहीं था। लेकिन जब वह राजा के दरबार में पहुंचा, इतना बड़ा राजा का दरबार देखा, इतने सारे सिपाहियों को, इतनी सारी साज सज्जा देखी तो उसका सर चकरा गया। लेकिन वह बहुत खुश था कि चलो राजा ने उसे बुलाया है। जब वह महल में पहुंचा तब राजा ने उसका बहुत सम्मान किया और उसे बैठने के लिए किसी ऊंचे स्थान प्रदान किया। फिर उसने आने का कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद राजा ने उससे कहा, बिरजू, मैंने सुना है कि तुम 30 मार खान हो और तुमने एक बार में 30 लोगों को मारा है। बिरजू ने भी अपनी सेकी बगारते हुए बड़े शान से हाँ में गर्दन हिलाई। फिर राजा ने कहा, बिरजू, हमारे राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक आदमखोर बाघ हमारे राज्य में घुस गया है और लोगों को मार मार कर खा रहा है। बाहर किसी के जानवर हैं तो उन्हें मार कर खा जाता है और कोई इंसान मिल जाए तो उसे भी खा जाता है। हमारे बहुत सारे सिपाही भी उसे पकड़ने गए, किंतु मारे गए या फिर घायल होकर भाग गए। अब हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। तुमने तो एक साथ 30 लोगों को चित किया है ना। अब तुम उस शेर को या तो मार डालो या फिर जिंदा पकड़ कर ले आओ, और यदि तुम उसे पकड़ कर ले आए तो मैं तुम्हें बहुत सा उचित इनाम दूंगा और अपने शाही सिपाहियों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना सुनते ही तो राजू की गिग्गी बंद गई। उसने सोचा, उसने तो एक साथ 30 मक्खियों को मारा था। उसका जरा सा मजाक आज उसके लिए मुसीबत बन गया है। यदि वह राजा को सच बताता है तो उसको मृत्यु दंड देगा, और यदि वह शेर को पकड़ने जाता है तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन वह राजा को मना न कर सका और उसने राजा से 2-3 दिन का वक्त मांगा और अपने घर जाकर अपनी माँ से विदा लेने की बात कही ताकि वह अपने काम को अंजाम दे सके। गांव जाकर बिरजू ने सारी बात अपनी माँ से बताई। उसकी माँ ने भी जब सारी बातें सुनी तो अपना सिर पीट लिया और कहा, इसलिए कहती थी मेरे निठल्ले बेटे, कोई काम कर ले, लेकिन तूने जिंदगी में कुछ किया तो नहीं और ऊपर से झूठ और बोल दिया। अब यदि तू उस आदमखोर शेर को पकड़ने जाता है तो भी तेरी मृत्यु संभव है, और यदि तू राजा को सच सच बता देगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, तू ऐसा कर कि रात के अंधेरे में यहाँ से कहीं दूर भाग जा और कहीं दूर देश में जाकर बस जा। मैं समझूंगी कि मेरा बच्चा खुश है और जहाँ भी है ठीक है तो मैं भी जी लूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर बिरजू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब वह इस विषय में कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसे अपनी माँ की बात सही लगी और उसने रात में गांव से भाग जाने ही ठीक समझा। उस रात उसकी माँ ने चुपचाप उसके लिए थोड़ा बहुत पकवान बनाया, क्योंकि वह भी बहुत गरीब थी और कुछ नहीं था उसके पास। उसने उसी पकवान को एक पोटली में बांध दिया
और कहा, बेटा रास्ते में खा लेना और कहीं दूर देश जाकर बस जाना और वही कोई काम धंधा कर लेना, कभी इस गांव में इस राज्य में लौटकर मत आना। बिरजू ने भारी मन से अपनी माँ से विदा ली और गांव से निकल गया। वह रात के अंधेरे में निकला था, इसलिए गांव के किसी आदमी ने उसको जाते हुए नहीं देखा। वह पैदल ही जंगल की तरफ जा रहा था। वह इतना गरीब था कि उसके पास कोई सवारी भी न थी, इसलिए पैदल ही जंगल की तरफ निकल गया। थोड़ी ही दूर चलने पर बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगे और बारिश शुरू हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भाग रहा था भीगने से बचने के लिए। भागते भागते उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, जब तक बारिश होती है मैं यहाँ रुक जाता हूँ। वैसे भी मैं गांव से बहुत दूर निकल आया हूँ और किसी ने मुझे देखा भी नहीं है। यह सोचकर वह उस झोंपड़ी की तरफ चल देता है। झोंपड़ी में जाकर उसने देखा बहुत सी भेड़ बकरियां उस झोंपड़ी में बंधी हुई हैं और घास का एक बिछौना लगा हुआ है। वह जाकर घास के बिछौने पर बैठ गया। तभी उसकी नजर बकरियों के पास बैठे एक जानवर पर गई जो खुला बैठा था। उसने सोचा, बाड़े का मालिक इस जानवर को बांधना भूल गया है। अंधेरा बहुत ज्यादा था, सो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास में ही एक जंजीर पड़ी हुई थी। उसने जंजीर उठाई और उस जानवर को पकड़कर मजबूती से बांध दिया और उस घास के बिछौने पर सो गया। पूरी रात वह वहीं पर सोया रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उस जानवर को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसने जिस जानवर को बांधा था वह कोई और नहीं, आदमखोर शेर था। अब वह क्या करे? उसने तो शेर को बांध दिया है और शेर भी जंजीर से बंधा हुआ बैठा हुआ था। बिरजू ने कुछ सोचा और सोचकर अपने गांव वापस आ गया और घर आकर आराम से सो गया। सुबह उसकी माँ बाहर आई तो उसको देखकर अपना सर पीट लिया और कहने लगी, हाय राम, मेरे निकम्मे बेटे, मैंने तुझे रात को यहाँ से भगा दिया था तो फिर तू वापस क्यों आ गया? अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है। राजा तुझे अवश्य ही मृत्यु दंड दे देगा, क्योंकि उसको राजमहल से आए हुए 2 दिन हो गए थे। इसलिए सुबह सुबह ही सिपाही उसके पास आ गए और बोले, चलो राजा ने तुमको बुलाया है और जो काम तुम्हें सौंपा है उस काम को पूर्ण करो। बिरजू ने भी बड़ी शान के साथ कहा, मैं अभी थोड़ी देर में चलता हूँ। और हाँ, वो जो आदमखोर शेर है ना, उसको मैंने गांव के बाहर जंगल में एक झोंपड़ी में बांध कर रख दिया है। जाओ, जाकर उसको ले आओ। यह सुनकर सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह लोग तुरंत राजा को बताते हैं और 10-15 सिपाही मिलकर बड़ा सा जाल और पिंजरा लेकर जाते हैं। जहां पर बिरजू ने बताया था वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, शेर जंजीरों से बंधा चुपचाप बकरी बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि पूरी रात वो बारिश में भीगता रहा था। सिपाही शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और राजा के सामने ले जाकर पेश करते हैं। साथ में ही वो बिरजू को भी पेश करते हैं। राजा बिरजू और शेर को देखकर बहुत खुश होते हैं और बिरजू की हिम्मत, बहादुरी और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बिरजू की वजह से बहुत से गांव वाले और नगर वासियों की जान उस आदमखोर शेर से बच गई थी। इसलिए राजा उसको उपहार स्वरूप बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और साथ ही अपने राज्य में एक प्रमुख पद बिरजू को देते हैं। बिरजू बड़ी शान से राजमहल से अपने गांव वापस आता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है और स्वर्ण मुद्राएं भी दिखाता है। उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह उसका माथा चूम लेती है। उसके बाद बिरजू अपने लिए एक भव्य घर का निर्माण करवाता है और माँ बेटे खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने में कंजूसी ना करें। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी अब आप सबसे लेती हूँ विदा। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं फिर आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।